अजान के फोन रखने के बाद साहिल वैलेंटाइंस डे की उस घटना को याद करने लगा जब रिचा और अमान को किसी राजनीतिक दल ने वैलेंटाइंस डे का विरोध करने के लिए सारे कपल्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उस दिन साहिल को जब अमान के बारे में पता चला और ये पता चला कि रिचा उसको पसंद करती है तो वो कितना नाराज हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमान एक मुस्लिम लड़का था। साहिल ने रिचा को भी बहुत डांटा था और अमान से दूर रहने के लिए सख्त हिदायत भी दे डाली थी, जबकि रिचा ने साहिल से कितनी बार कहा था कि भैया बस एक बार आप अमान से मिल लो, अगर मिलने के बाद वो आपको अच्छा ना लगे तो मैं हमेशा के लिए उससे कांटेक्ट खत्म कर दूंगी। रिचा के कई बार कहने के बाद भी साहिल ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। साहिल ने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली थी कि मुस्लिम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना है, और अमान के बारे में भी वो ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि कहीं अमान रिचा का फायदा तो नहीं उठाना चाहता है। मगर आज अजान से बात करने के बाद साहिल को लगा कि वो कितना गलत था। अजान इतनी पुरानी बात को याद रखते हुए साहिल से इस तरह बात कर रहा था जैसे काफी पुरानी जान पहचान हो, जबकि वो साहिल से ना तो पहले मिला था और ना ही कभी फोन पर ही बात हुई थी। सिर्फ अमान की वजह से ही तो अजान भी साहिल से इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा था। ये सब सोचते हुए साहिल रिचा के बारे में सोचने लगा। अब साहिल को भी अपने मन में लग रहा था कि एक बार उसे अमान से बात कर लेनी चाहिए थी और अपनी बहन को इस तरह गलत नहीं समझना चाहिए था। इंसान का स्वभाव और सोच ही उस इंसान का व्यक्तित्व बताता है, ना कि उसका जाति या धर्म। ये बात साहिल को आज अच्छी तरह से समझ आ गई थी। रात को जब साहिल फ्री हुआ तब उसने सौम्या को कॉल करके पहले अजान के बारे में बताया और फिर आगे बोला, अरे सौम्या, तुम्हें अमान याद है ना? सौम्या बोली, हाँ वो रिचा का बॉयफ्रेंड ना। साहिल ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही। उस दिन जब वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे तब वहां से अमान के भाई के फोन करने पर ही उनको छोड़ दिया गया था, क्योंकि अमान का भाई एक डीएसपी था। तुम्हें पता है अब वो एसपी बनकर यहीं दिल्ली में आ गया है, एसपी अजान कुरैशी। सौम्या बड़े आराम से साहिल की बातें सुन रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि साहिल ये सब सौम्या को क्यों बता रहा है। वो थोड़ी हैरान होकर बोली, अच्छा तुम जानते हो क्या अमान के भाई को? मुझे तो याद ही नहीं कि तुमने पहले कभी अमान से या उसके भाई से बात की हो। फिर तुम्हें कैसे पता कि जो नया एसपी आया है वो अमान का भाई ही है? सौम्या की बात पर साहिल बोला, अरे वही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया है, वो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कहते कहते साहिल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सौम्या से पूरी बात कैसे कहे, क्योंकि वो जानता था सौम्या बहुत कोमल मन की है, इसलिए डर रहा था कि कहीं पूरी बात सुनने के बाद वो टेंशन में ना आ जाए। साहिल के चुप हो जाने पर सौम्या पूछने लगी, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? खुलकर बताओ ना। सौम्या के कहने पर साहिल बोला, तुम्हें पता है तुम्हारा जो पेंडेंट खो गया था वो एक डेड बॉडी के पास मिला है, और उसी पेंडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते निकालते अजान मुझ तक पहुंच गया। साहिल की पूरी बात सुनकर सौम्या को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस बात को वो लगभग भूलने लगी थी वही बात अब खुलकर सामने आने वाली थी। सौम्या चुपचाप सुनती रही और साहिल बताता रहा, तो उस पेंडेंट की वजह से अजान ने मुझे कांटेक्ट किया था। जब मैंने उसको बता दिया कि मैंने वो अपनी मंगेतर के लिए खरीदा था, तब उसने कहा कि वो तुमसे भी एक बार पूछताछ करना चाहता है। फिलहाल तो मैंने उसको फोन पर ही बात करने की सलाह दी है, लेकिन वो कह रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी एक बार दिल्ली आना पड़ेगा छानबीन में उसकी मदद करने। वैसे पता है सौम्या, बड़ा अच्छा बंदा है अजान। जिस बंदे की डेड बॉडी मिली है वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, और अजान पर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का बड़ा प्रेशर है। लेकिन फिर भी वो मुझसे इतनी अच्छी तरह बात कर रहा था और कह रहा था कि उसकी तरफ से हम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे भरोसा है कि हम लोग कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। सौम्या चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे। जब काफी देर तक
सौम्या की कोई आवाज नहीं आई तो साहिल थोड़ी तेज आवाज में पूछने लगा, हेलो सौम्या, सुन रही हो ना? हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या तुम्हें? सौम्या बहुत कोशिश करके बस हाँ बोल पाई। उसे डर लग रहा था कि वो अब पकड़ी जाएगी और फिर वैशाली, ऋतु और निखिल सबके नाम सामने आएंगे। और जब साहिल को ये पता चलेगा कि सौम्या ने जानबूझकर इतनी बड़ी बात छुपाई, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। यही सब सोचते सोचते सौम्या के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। साहिल कहता रहा, वो सुनती रही और बस हाँ हाँ करती रही। साहिल ने उसको बताया कि कल दिन में अजान उसको फोन करेगा, तो अजान जो कुछ भी पूछे उन सारी बातों का सौम्या सही सही जवाब दे दे। साहिल का मानना था कि जब हम लोग इस केस में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व ही नहीं है तो डरने या छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमें हर बात सही सही और पूरी तरह बताकर अजान की हेल्प करनी चाहिए। साहिल के फोन रखने के बाद सौम्या बेजान सी अपने बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुमित के बारे में ना तो उसने अपने घर पर किसी को बताया था और ना ही साहिल को। अभी साहिल की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी चाहता हो कि सुमित के हत्यारों का पता चले और सुमित के साथ असल में हुआ क्या था ये बात खुलकर सामने आए, क्योंकि अभी सुमित सबके लिए एक निर्दोष था। सबको यही लग रहा था कि सुमित के साथ कुछ गलत हुआ है। असल में हुआ क्या था ये कोई नहीं जानता था और ना ही सोच सकता था। सौम्या शुरू से लेकर सारी बातें याद करने लगी कि वो कैसे दिल्ली गई, कैसे निखिल के रूम पर गई, वहां क्या क्या बातें हुई, उसने क्या क्या देखा, और फिर ये भी सोचने लगी कि उसे कौन सी बात बतानी है कौन सी नहीं। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि अब उस वारदात से जुड़ी कोई भी बात साहिल के सामने खुले, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद अगर साहिल को ये पता चलता है कि सौम्या भी उस वारदात में शामिल थी तो सबसे ज्यादा बुरा भी साहिल को ही लगता। सौम्या मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि जो भी हो पर उसका साहिल कभी उससे नाराज ना हो। क्या साहिल और सौम्या का प्यार आने वाले समय में मजबूत बना रहेगा या फिर इस वारदात की दीमक उनके प्यार को खोखला कर देगी?